नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में बात करेंगे और इसके होने वाले यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय पर होने वाले प्रभावों को समझेंगे। हमारी पीठ के मध्य में रीढ़ की हड्डी होती है जिसे बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यह वर्टिब्रल कॉलम हमें सीधा खड़ा होने में मदद करता है। 4 पैरों वाले प्राणियों के मुकाबले हम मनुष्य 2 पैरों पर वर्टिब्रल कॉलम की मदद से सीधे खड़े रह पाते हैं। इस वर्टिब्रल कॉलम के मध्य में एक हॉलो कैनाल होती है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहती है। स्पाइनल कॉर्ड वास्तव में एक बंडल ऑफ नर्व्स होता है। ये चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम की बोन के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है। स्पाइनल कॉर्ड से गुजरने वाली ये नर्व्स ब्रेन को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। शरीर के अंगों से सभी कम्युनिकेशंस या सिग्नल्स ब्रेन तक इन नर्व्स के द्वारा पहुंचते हैं और ब्रेन का आदेश इन नर्व्स के ज़रिए गुजरकर हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचता है। तो इससे अब आप समझ गए होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी इन बंडल ऑफ नर्व्स को जब भी किसी तरह की चोट पहुंचती है तो इसके ज़रिए गुज़रने वाले सब सिग्नल्स और कम्युनिकेशंस अफेक्ट होते हैं। जैसे कोई तार कटने या दबने से उसमें से गुज़रने वाले सिग्नल्स या करंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह जब रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के उन फाइबर्स को जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय से होकर सिग्नल्स लेकर ब्रेन तक ट्रैवल करती हैं, चलती हैं, जब उन नर्व्स के ऊपर इंजरी होती है तो हमारे ब्रेन और ब्लैडर का कम्युनिकेशन रुक जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके प्रभाव से हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के 3 मुख्य काम अर्थात सेंसेशंस, हमें इस बात का आभास होना कि हमारा मूत्राशय यानी पेशाब की थैली भर गई है और अब हमें पेशाब करना है। नंबर 2, पेशाब करने की ब्लैडर की पावर। और नंबर 3, जब तक उचित स्थान ना हो पेशाब को रोक के रखने की पेशाब की थैली की ताकत। ये तीनों फंक्शंस यानी सेंसेशंस, मोटर पावर और कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं और अगर इन फंक्शंस को ध्यान से समझकर ट्रीट ना किया जाए तो मरीज़ को काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल हमारे दिमाग में ये उठता है कि जब ब्लैडर और ब्रेन का ये कम्युनिकेशन चैनल यानी स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हुई ये नर्व्स अफेक्ट होती हैं, इंजर होती हैं, डैमेज होती हैं, तो आखिर उसका परिणाम क्या होता है? ये समझने के लिए हम देखेंगे कि जब इस तरह की इंजरी होती है तो यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के पेशाब की थैली के सारे फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। मरीज़ को इस बात का पता नहीं चलता कि उसके ब्लैडर में पेशाब भर रहा है या भर गया है। ब्लैडर की फुल होने की फीलिंग या पेशाब करने की हाजत या अर्ज महसूस करते हैं, ये मरीज़ को पता नहीं चलता। इस कारण पेशाब की थैली लगातार फुल होते होते ओवरफुल हो जाती है और जब उसमें अधिकतम मात्रा में पेशाब इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद पेशाब ओवरफ्लो करने लगता है। ऐसी अवस्था को यूरिनरी रिटेंशन यानी पेशाब का रुकना कहते हैं। इसी के साथ साथ ब्लैडर की मोटर पावर यानी ब्लैडर मसल की पेशाब निकालने की ताकत भी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ खुद पेशाब जैसे नॉर्मली करते हैं कर नहीं पाता। उसे पेशाब करने के लिए पेट का ज़ोर लगाना पड़ता है और उसके बावजूद भी सही फ़्लो से पेशाब नहीं आ पाता, पेशाब पूरा नहीं उतर पाता। थोड़ा थोड़ा पेशाब रुक रुक के आता है और अक्सर पेशाब ब्लैडर के अंदर ही बचा रह जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद मरीज़ विलफुली यानी अपनी इच्छा से
सही समय पर पेशाब करने की क्षमता कुछ समय के लिए खो देते हैं और अगर उनका ध्यान न रखा जाए तो उनका यूरिन अक्सर बिना कंट्रोल के निकलता रहता है। इसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ पेशाब के पूल में पड़े रहते हैं, गीले रहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन का हमारे ब्लैडर के साथ कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्लैडर के फंक्शंस को, यानी पेशाब की थैली के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और किस तरह से लगभग हर प्रकार की स्पाइन की प्रॉब्लम में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की प्रॉब्लम में ये पेशाब का फंक्शन कैसे कमज़ोर हो जाता है या मरीज़ के कंट्रोल में नहीं रहता और इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें, तकलीफ़ें और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। अगला सवाल है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ब्लैडर के फंक्शंस पर, यानी मूत्राशय, पेशाब की थैली के फंक्शंस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। लगभग हर प्रकार की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद एक टेम्परेरी स्पाइनल शॉक फेज़ आता है। जैसे कभी हमारा सिर पे लग जाए तो उस झटके के बाद कुछ समय के लिए हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हमें समझना सूझना बंद हो जाता है, हम अपना कंट्रोल खोकर कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं या गिर जाते हैं और धीरे धीरे उस कंकशन से जैसे ही हमारे ब्रेन की नर्व्स रिकवर करती हैं, हम धीरे धीरे अपने होश में आ जाते हैं। उसी तरीके से जब भी कभी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड को और उसकी नसों को चोट लगती है तो नर्व्स शॉक फेज़ में चली जाती हैं। शॉक फेज़ में नर्व्स के द्वारा कैरी किए जाने वाली सभी सिग्नल्स, यानी सेंसेशंस, मोटर पावर और रिफ्लेक्स एक्टिविटी, तीनों फंक्शंस टेम्परेरीली रुक जाते हैं। इस तरह का प्रभाव चोट के लेवल से स्पाइनल कॉर्ड के उस लेवल से नीचे के अंगों में देखा जाता है। ऊपर के अंगों में ये प्रभाव नहीं होता क्योंकि वहाँ सिग्नल का आवागमन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के सेगमेंट के थ्रू नॉर्मली हो सकता है। शॉक फेज़ के दौरान मरीज़ को पता नहीं चलता कि उसका ब्लैडर कब फुल हो गया, उसको पता नहीं चलता कि ब्लैडर ओवरफुल हो गया क्योंकि उसे ब्लैडर के ओवरफुल होने का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं पता लगता। मरीज़ खुद नॉर्मली पेशाब कर नहीं सकता, इसकी वजह से ब्लैडर ओवरफुल होकर ओवरफ्लो करने लगता है और मरीज़ इनकॉन्टिनेंट हो जाता है, यानी उसके पेशाब का कंट्रोल रुक जाता है। ये शॉक फेज़ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक रह सकता है और कुछ लोगों में 3 महीने या इससे अधिक भी रह सकता है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस शॉक फेज़ में हमें ब्लैडर को कैसे मैनेज करना है। तो हम ये समझ चुके हैं कि शॉक फेज़ के दौरान ब्लैडर की सेंसेशंस, पावर, कंट्रोल टेम्परेरीली रुक गया है। पेशेंट एक सीरियस इंजरी के बाद काफ़ी क्रिटिकल होता है, उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर अर्ली ऑपरेशन और उसके बाद इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस समय मरीज़ की मॉनिटरिंग के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में केयर के लिए पेशाब के रास्ते में एक ट्यूब लगाते हैं जिसे यूरिनरी कैथेटर कहते हैं। ये कैथेटर एक बैलून के द्वारा ब्लैडर के अंदर ही रिटेन करके रह सकता है, यानी अपने आप निकलता नहीं है, और उसके साथ एक यूरिन बैग कनेक्ट करने से जो ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा हो रहा है वो उस ट्यूब के ज़रिए निकलकर एक यूरिन बैग में इकट्ठा होता रहता है और उस बैग को समय पर खाली किया जाता है। इससे ना सिर्फ हमें ब्लैडर को खाली रखने में मदद मिलती है बल्कि साथ साथ यूरिन आउटपुट पता लगने से मरीज़ के इंटेंसिव केयर के इलाज में भी हमें सहायता मिलती है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद अब आप सब समझ गए हैं कि सबसे पहला जो इलाज का तरीका है वो ब्लैडर को लगातार खाली रखने के लिए
एक यूरिनरी कैथेटर जो कि यूरो बैग से कनेक्टेड होता है और कॉन्टिन्यूस यूरिन आउटपुट मॉनिटर करने में मदद करता है, लगाया जाता है। और ये कैथेटर तब तक रहता है जब तक कि मरीज़ स्टेबल नहीं हो जाता और उसे वार्ड में शिफ्ट नहीं करते हैं। जब तक पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन रहती है ये कैथेटर मेंटेन किया जाता है। अगला सवाल ये आता है कि ये कैथेटर हम कब, क्यों और कैसे हटाते हैं। जब पेशेंट ऑपरेशन के बाद इंटेंसिव केयर से निकलने के बाद स्टेबल होकर वार्ड में आ जाता है और अब उसकी एक्टिव मोबिलाइजेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन यानी वो सब एक्सरसाइजेस शुरू कर रहे हैं जिससे मरीज़ अपने अंगों के जो फंक्शंस कमज़ोर हो गए हैं उनको रिकवर कर सके। उस समय फोलीज कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर जो पेशाब के रास्ते में लगाया गया कैथेटर है उसे निकाला जाता है और चेक किया जाता है कि क्या मरीज़ ब्लैडर के धीरे धीरे फुल होने को महसूस कर पा रहा है। जब उसका ब्लैडर फुल हो जाता है तो क्या उसे पेशाब करने की हाजत या अर्ज या डिज़ायर महसूस होती है। क्या वो अपने आप पेशाब कर पाता है। क्या वो अपने आप सही तरीके से बिना ज़ोर लगाए पेशाब कर पाता है। क्या वो अपना ब्लैडर पूरा सही तरीके से खाली कर पाता है या नहीं। ये चेक करने के बाद अगला प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर ये फंक्शंस टेम्परेरीली कमज़ोर हैं और सेंसेशन, मोटर पावर या कंट्रोल में कोई कमी है तो उसके हिसाब से आगे हमें ब्लैडर को कैसे मैनेज करना है इसका प्रोविज़न इस ट्रायल के, इस ऑब्जर्वेशन के, इस चेक करने के बाद में हम डिसाइड करते हैं। अक्सर मरीज़ को सबसे पहली बार जब यूरिनरी कैथेटर निकाल कर ट्रायल करते हैं तब पहली बार आभास होता है कि शायद मेरी पेशाब की थैली भी ठीक से काम नहीं कर रही है। शायद मेरे पेशाब करने में जो दिक्कत है इसका भी स्पाइनल कॉर्ड से कोई कोरिलेशन हो सकता है। वो समय मरीज़ के लिए बड़ा डेलिकेट टाइम होता है। इसीलिए जब भी कभी कैथेटर निकाल के हम चेक करते हैं तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम मरीज़ की इस दशा को समझकर पहले से मरीज़ को प्राइम करें, यानी उसे समझाएं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद अक्सर पेशाब के थैली में, स्टूल के रास्ते में, पैरों में कमज़ोरी के लक्षण हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि शुरू में कुछ समय आप इन चीज़ों को महसूस ना कर पाएँ और शायद आप खुद अपने आप पेशाब चाहकर भी ना कर पाएँ। तो आप इस बात से घबराएं नहीं। ब्लैडर को मैनेज करने के और बहुत से तरीके हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। जिनमें से एक तरीका है कि इस परमानेंट यूरिनरी कैथेटर को निकालकर इसके बदले में हम 4 से 6 घंटे में एक पतला ट्यूब, एक पतला पाइप डालकर ब्लैडर को रेगुलरली टाइम टू टाइम खाली करते रहेंगे, जिसे टेम्परेरी कैथेटर या स्ट्रेट कैथेटर या इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन भी कहते हैं। ये जानकारी मिलने से मरीज़ थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। उनको ये बात समझने में आसानी होती है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि ये इस बीमारी का एक लक्षण है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब हम कैथेटर फ्री ट्रायल देते हैं, यानी कैथेटर निकाल कर चेक करते हैं कि क्या मरीज़ अपने आप यूरिन या पेशाब पास कर सकता है या नहीं, उससे पहले हम मरीज़ को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की दशा के बारे में, उसके होने वाले प्रभाव के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वो इस चीज़ को समझकर हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहें। जब मरीज़ इन चीज़ों को समझते हैं, एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ को जानते हैं, तो वो उस कंडीशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं।
हालांकि हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, अगर कोई बड़ी उम्र के बहुत बुज़ुर्ग हैं और कोई मरीज़ किसी और कारण से अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि मेरा कैथेटर निकाला जाए, या मैं ट्रायल के लिए विलिंग नहीं हूँ, या मैं CIC यानी इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन या स्ट्रेट कैथेटराइजेशन अभी शुरू नहीं करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट से उस इनड्वेलिंग यूरेथ्रल कैथेटर यानी अंदर रहने वाले फोलीज कैथेटर और यूरिन बैग को कुछ और दिनों के लिए रखा जा सकता है। हालांकि फोलीज कैथेटर यानी यूरिनरी कैथेटर को ज़्यादा समय रखने से ज़्यादा चोट लगने के और इन्फेक्शन के आसार होते हैं, लेकिन मरीज़ की कंडीशन और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसकी दशा और उसकी इच्छा के अनुसार इसे कुछ दिन सावधानी से और रखने में कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। और कभी भी किसी अनविलिंग पेशेंट में कैथेटर निकालकर CIC शुरू करना अपने आप में एक बहुत तकलीफ़ की बात है, क्योंकि जब तक मरीज़ खुद उस बात को समझकर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो स्ट्रेट कैथेटराइजेशन और इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मरीज़ को उसकी दशा के बारे में बताएं, समझाएं, जब वो एक्सेप्ट करें और जब वो विलिंग हो तभी हम कैथेटर निकाल कर चेक करें और उससे आगे ज़रूरत पड़ने वाले इंटरमिटेंट या स्ट्रेट कैथेटराइजेशन के बारे में विचार करें। अगला सवाल हमारे एक मित्र ने पूछा कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन न्यूरोजेनिक ब्लैडर आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है ब्लैडर मैनेज करने के लिए, पेशाब या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए। तो समझते हैं इस बारे में कि जब हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट का इनड्वेलिंग कैथेटर यानी कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज फोलीज कैथेटर और यूरो बैग हटाते हैं और चेक करते हैं कि मरीज़ अपने ब्लैडर की फुलनेस को सेंस नहीं कर पा रहे हैं या अपने आप यूरिन नहीं पास कर पा रहे हैं, पेशाब नहीं कर पा रहे हैं और ब्लैडर के अंदर यूरिन रुका हुआ है, तो उसको समय से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट और उसकी फैमिली को काउंसिल करने के बाद, समझाने के बाद, मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड डिटेल्स अच्छे तरीके से समझाकर कि ऐसा क्यों हुआ और इसका प्रोविजनल नेचुरल कोर्स क्या है, ये समझाने के बाद हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन डिस्कस करते हैं। और जब मरीज़ विलिंग होता है, तैयार होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, तो हम हर 4 से 6 घंटे के बाद इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन शुरू करते हैं। एक परमानेंट फोलीज कैथेटर लगातार पड़ा रहने की बजाय हम एक टेम्परेरी इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसमें एक पतली ट्यूब जो हर 4 से 6 घंटे में पेशाब के रास्ते से ब्लैडर तक पहुंचाई जाती है, डाली जाती है और उसके द्वारा यूरिन निकल जाता है, तो वो ट्यूब भी हटा दी जाती है। अगले 4 घंटे तक यूरिथ्रा में, पेशाब के रास्ते में, ब्लैडर में कोई कैथेटर नहीं रहता है और 4 घंटे के बाद जब ब्लैडर फिर फुल हो जाता है तो दोबारा से एक पतला सा कैथेटर इस्तेमाल करके ब्लैडर को खाली किया जाता है। इस तरह की प्रोसेस देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। शुरू में ये जो प्रोसेस ऑफ इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन है, ये स्टेराइल तरीके से किया जाता है, क्योंकि इस समय पर मरीज़ अस्पताल में है और अस्पताल में बाकी सब मरीज़ों के प्रेजेंस में हॉस्पिटल की प्रोसेसेस के अंडर अलग तरह के इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। तो जब तक मरीज़ अस्पताल में रहता है, इस तरह की प्रोसेस को आम तौर से स्टेराइल तरीके से नर्सेज के द्वारा किया जाता है। कुछ डेडिकेटेड यूरोलॉजी नर्सेज या कैथेटराइजेशन नर्सेज या टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं जो रेगुलरली आकर हर 4 से 6 घंटे में इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी टेम्परेरी कैथेटराइजेशन करके मरीज़ को ब्लैडर खाली करने में और खाली रखने में मदद करते हैं। मरीज़ और उसकी फैमिली रोज़ इस प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं, उसके स्टेप्स को एनालाइज करते हैं और जब
वो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो स्टाफ और टेक्नीशियन उन्हें साफ तरीके से, हाइजीनिक तरीके से क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करना सिखाते हैं। पहले मरीज़ और फैमिली को सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करके इंश्योर करके वो सारे स्टेप्स को ठीक से समझ गए हैं, उन्हें अंडर सुपरविज़न CIC करवाया जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रोसीजर में, उनके द्वारा की गई कैथेटर डालने की प्रोसेस में अगर कोई कमी पेशी नज़र आती है तो उसे प्रैक्टिस से धीरे धीरे दूर किया जाता है। और जैसे ही वो ये प्रोसेस बार बार रोज़ करते हैं तो धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि वो ये प्रोसेस बड़ा सेफली और आराम से कर सकते हैं। आखिर पेशाब की थैली, यूरिथ्रा, जो ब्लैडर से लेके बाहर पेशाब के रास्ते की ओपनिंग तक आती है, वास्तव में सिर्फ एक सिंपल ट्यूब ही होती है। तो CIC यानी इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन की जो प्रोसेस है, ये ट्यूब इन ट्यूब की प्रोसेस है, यानी एक ट्यूब के अंदर एक और पतली ट्यूब डालना।